व्यूज़, पैसा, सब चीज़ें ना थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती हैं। एक तो होता है ना कि अमीर लोग आपको जानते हैं, उसमें अलग फील आती है। बट जब आपको गली का चौकीदार जानता है, आपको किसान का बेटा जानता है, आउट ऑफ ए रैंडमली आप कहीं खड़े हो और आपको बोलता है आप ऑर्गेनिक एकर से आप लक्ष्य दबा सो ना, वो फील आती है ना। क्योंकि किसान भी बच्चे ही हैं और उनको भी समझाना पड़ता है, उनको करके दिखाना पड़ता है। यूथ ही है जो खेती को आगे क्रांति लाएगा और उसमें बदलाव लाएगा। माइगव साथीज, माइगव के लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम बातचीत कर रहे हैं पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के विजेताओं के साथ। आज हमारे साथ यहाँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वी हैव हियर विद अस द विनर ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर अवार्ड, लक्ष्य दबास। लक्ष्य, वेलकम टू माइगव। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर। लक्ष्य, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, पहला फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, उसमें आप नॉमिनेटेड हुए, मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर अवार्ड आपने जीता। व्हाट वाज द फीलिंग लाइक, कैसा लगा? बहुत अच्छा था यार, मतलब कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतनी इज्जत और सम्मान मिलेगा। और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं अवार्ड जीत चुका हूँ। मैं काम को लेके थोड़ा सा वो होते हैं ना 100% टाइप वाला आदमी हूँ। तो मैं 3 मार्च को ही दिल्ली से अपने फार्म से निकल गया था एंड आई वाज ऑन द ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग देने के लिए और कुछ बागवानी में जो सेब के किसान हैं उनको ग्राफ्टिंग वगैरह का कुछ सिखाने और कुछ सीखने गए हुए थे। और 4000 मीटर पे बैठे थे, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। तो मैंने तो बस मेरा जब फ़ोन बज़ होने लगा, जब नीचे पहाड़ों से आए, तो पता चला कि क्रिएटर अवार्ड जीते हैं और ये भी कोई एक नई चीज़ है जो हो रही है इस देश में। सो इट वाज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड अ वेरी वेल प्लीजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम वालों को ढूंढना, उनको सराहना, बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। मज़ा आ गया। काबिल तारीफ काम तो आप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप अटेंड नहीं कर पाए थे, आप इकलौते ऐसे अवार्डी थे जो अटेंड नहीं कर पाए थे। आपके भाई ने किया था अटेंड और आपके बिहाफ में अवार्ड लिया था। तो आपके भाई ने क्या कहा कि एक्सपीरियंस कैसा था, उनको कैसा लगा? हमारा कुछ ऐसा अलग अलग है ही नहीं। अगर बहुत ही खुशकिस्मत मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरा परिवार बहुत ही सपोर्टिव है मेरे लिए। और इतनी अच्छी हमारे में तालमेल है कि हमारी बात भी नहीं हो पाई और उन्होंने अपने आप जाके सब बढ़िया से संभाल भी लिया। और उनके लिए भी वो उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस था जितना ये मेरे लिए था। और अच्छी बात यह है ना कि हम दोनों भाइयों की शक्ल भी काफ़ी मिलती है विचारों के साथ साथ। उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि मेरे परिवार वाले मुझ पे प्राउड फील कर रहे हैं और वो मेरे नाम पे ले रहे हैं। उससे अच्छे मेरे लिए फीलिंग शायद खुद जाके लेना भी नहीं होता। बस हाँ, ये है कि मोदी जी से मिलना रह गया, बट आई एम वेरी श्योर कि कभी ना कभी तो मिलूंगा दोबारा। पीएम मोदी ने कुछ ही दिनों पहले अपने एक स्पीच पे कहा था कि भारत के 4 स्तंभ हैं, किसान, युवा, महिलाएं और अंडर प्रिविलेज्ड। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो उन स्तंभों में से एक के बारे में बात करता है। आपको एग्री क्रिएटर अवार्ड मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? क्या क्या था जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में आया, फार्मिंग में आया? देखिए, ये चारों स्तंभ ही एग्रीकल्चर के अंदर भी मौजूद हैं। यूथ ही है जो खेती को आगे क्रांति लाएगा और उसमें बदलाव लाएगा। अभी भी ज़्यादा अनएप्रिशिएटेड बट वर्किंग फोर्स एग्रीकल्चर में और हमारे स्टाफ में भी फीमेल है। जो नई ये दुनिया अब चल पड़ी एग्री क्रिएटर्स की, वो टूल्स हैं मार्केटिंग के अपनी बात पहुंचाने के लिए। सरकार भी उसमें काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में वो चारों स्तंभ और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट को बचाने का प्रयास है, वो सारे ही एग्रीकल्चर में सेटिस्फाई होते हैं। एंड अब तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल भी काम हो चुका है। तो यूथ तो बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज़ को करने में। मैं हर साल हज़ारों फार्मर्स को ट्रेन करता हूँ और कहीं पे भी ये डाउट नहीं लगता कि इसमें पैसा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बस यही है कि क्या हम उसको यूथ को उतने अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हैं नहीं कि वो बेस्ट अपना वर्जन लेके आए और एक एंटरप्रेन्योर बन पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन की आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई और कब शुरू हुई? कंटेंट क्रिएशन, दरअसल मेरा बैकग्राउंड थोड़ा क्रिएटिव साइड का रहा है हमेशा से। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड आर्टिस्ट। मैं बहुत ही अच्छे लेवल का म्यूजिशियन रह चुका हूँ। मेरे को आर्ट समझ में आती है, आर्ट को सराहता हूँ।
पेंटिंग्स बहुत मेरे को पसंद आती हैं। मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स के साथ फ्रीलांस काम कर चुका हूँ, फोटोग्राफ़र अच्छा हूँ, ड्रोन उड़ा लेता हूँ, सब मेरे को क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, क्योंकि आखिर में ये सारी ही अलग अलग कलाएं हैं, वो एक ज़रिया है कहानी को बताने का। कोई लिख के बताता है, कोई गा के बताता है, कोई अपना सिर्फ फ़ोटो से एक इतनी कहानी बता देता है। तो मेरे को कंटेंट क्रिएटर कभी पर से नहीं बनना था, नहीं मैं कहता कि यार मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्योंकि मेरा अब तक का पूरा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैंने मात्र 80 वीडियो बनाए हैं। अच्छा। और मैंने यूट्यूब 2021 में ही चालू करा है। लॉकडाउन हो गया था घर पे, क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस में इम्पैक्ट आया, हमारी कुछ दुकानें खुली थी उस समय जो बंद हो गई, और मैंने बहुत से सवाल हमसे मेरे स्टूडेंट्स पूछते थे, तो मुझे लगता था बार बार सेम जवाब देना से अच्छा है कि जो कॉमन सवाल हैं उन पे हम वीडियो बना दें। मैंने बना दी और लोग देखते गए, मैं बनाता गया, मेरी फैमिली बड़ी होती गई। तो वो मेरे को था ही नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएशन में जा रहा हूँ, और मैं ये कहता भी नहीं आप कंटेंट क्रिएटर बनो, क्योंकि ये एक टूल है अपनी बात को बताने का। अब जब आप सोचते हो कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा ना, तो आप ढूंढने लग जाते हो कि मैं किस चीज़ में कंटेंट बनाऊं। सो इट जस्ट बिकम्स लाइक ना, कि वो स्टार्टअप की दुनिया में बोलते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए और फिर सॉल्व करना चाहिए आपको। और अगर आप कोई भी चीज़ को ले आओगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि इट्स अ प्रॉब्लम लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन। तो इसीलिए मेरे को बहुत कुछ बोलने का था, सिखाने का था, और यूट्यूब से बढ़िया कोई माध्यम मेरे को दिखा नहीं उस समय, तो मैं यूट्यूब पे डालने लग गया। फार्मिंग के प्रति इंटरेस्ट कैसे आया ये बताया, कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कब हुई ये बताया, लेकिन ज़रा हमें ये भी बताइए कि आपकी जो कंपनी है ऑर्गेनिक एकर, आपका जो चैनल भी है, ये करता क्या है, व्हाट डज इट डू एग्जैक्टली? अब काफ़ी डोमेन बढ़ गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। एट अ कोर हमारा जो शुरुआत हुई थी और वही जो हमारा आगे तक विजन है वो ये है कि हमने अच्छा खाना खिलाना है, क्योंकि बिना अच्छे न्यूट्रिशन के, पोषण के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस लेवल का केमिकल, जिस लेवल की मैल प्रैक्टिसेस खेती के अंदर आ गई हैं, वो हर सोसाइटी के भाग को इम्पैक्ट बराबर से करती है। तो मुझे वो रोकना था, इसके लिए कई चीज़ें हमने करी। सबसे पहले तो हमारा फार्मर ट्रेनिंग का रहता है, जिसमें हम किसानों को सिखाते हैं कि सही, स्वच्छ, अच्छी प्रोडक्शन नेचुरल फार्मिंग करते हुए आप कैसे ले सकते हैं। एग्रीटेक के अंदर भी ऐप बनाने का विचार कर रहा हूँ। तो कोर तो हमारा बस ये है कि हमने किसानों का अपलिफ्टमेंट करना है, देशवासियों को अच्छा खाना खिलाना है, और किसी ना तरीके से देश की प्रोग्रेस के अंदर चाहे छोटा सा ही योगदान देना है, जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, एंड वी आर वेरी श्योर कि आप देते रहेंगे। अब तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीतने के बाद, मोदी जी के इनकॉर्पोरेशन के बाद और देते रहेंगे। दिस हैज बीन द बेस्ट थिंग फॉर मी, आई थिंक इन माय एंटायर लाइफ टाइम, एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू गाइस आर डूइंग। सो वंडरफुल मीटिंग यू। जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, एंड वी आर वेरी श्योर कि आप देते रहेंगे। अब तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीतने के बाद, मोदी जी के इनकॉर्पोरेशन के बाद और देते रहेंगे। दिस हैज बीन द बेस्ट थिंग फॉर मी, I think in my entire lifetime, and I'll be grateful for everything you guys are doing. So wonderful meeting you. कमाल की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2021 में आपने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की, केवल महज 2.5-3 साल में आपको अवार्ड मिला, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर अवार्ड। अगर आप जब 2021 में आपने शुरुआत की थी, आपने तब कभी सोचा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रही है क्रिएटर्स के लिए, उनको सम्मानित कर रही है इस तरह के इंटरनेशनल लेवल ऑफ अवार्ड के साथ? तब आपने सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है? मिल गया था तब भी नहीं पता था, और सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो ये तो मतलब बताता है कि हमारी सरकार कितनी प्रोग्रेसिव विचारधारा की है, और वो यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए कितना प्रयास कर रही है कि जहाँ यूथ है वहाँ सरकार पहुँचे। क्योंकि ज़्यादातर खेती के अंदर भी यही दिक्कत है, यूथ वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर भी यही दिक्कत है कि सरकार अपनी कुछ ऑफिस के अंदर, दिल्ली के अंदर कुछ स्कीम ले आती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो है क्या। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए सोशल मीडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई टूल अभी है नहीं, और ये पिछले 10 साल से सभी को समझ में आ रहा है कि टीवी लोग अब नहीं देख रहे और फ़ोन सबका साथ में है ये। तो काफ़ी अच्छा है, आपने ऐप बढ़िया बना रखा है, कंटेंट क्रिएशन में आप भी इतने अच्छे हैं।
तो मैंने कभी नहीं सोचा था, और इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। चलिए, ये अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये मैंने क्वेश्चन की लिस्ट में थोड़ा आगे रखा था। अच्छा। लेकिन मैं अभी पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपके जवाब में आपने वो मेंशन भी किया। पीएम मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में ही अपने स्पीच पे ये कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये दर्शाया कि उनके दिल में क्रिएटर्स के लिए कितनी इज्जत है। उन्होंने दो चीजें कही कि क्रिएटर्स के पास ये ताकत है कि वो भारत के कल्चर को पूरे दुनिया के सामने और बेहतर सही तरीके से पेश कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्रिएटर्स के लिए कितना जरूरी होना चाहिए कंटेंट फॉर सोशल गुड, जिसकी बात आपने थोड़ी देर पहले भी की। तो आप इसको अब और कितने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहेंगे अपने काम में जो आप ऑलरेडी करते हैं, कंटेंट फॉर सोशल गुड? देखिए, मेरा पर्सनल विचारधारा हमेशा यही रही है कि आप कुछ भी करें ना, उसमें मीनिंग होना चाहिए। मैं जब मास्टर्स अपनी कर रहा था तब मैं बहुत अच्छे लेवल का म्यूजिशियन था, बट उसमें भी ना आप हाई लेवल का म्यूज़िक भी प्ले कर लेना, तब भी मुझे वो खोखलापन दिखता था कि मैंने इम्पैक्ट क्या डाला। तो व्यूज़, पैसा, सब चीज़ें ना थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, पर जब आपको कोई बंदा मिलता है और वो बोलता है कि मैंने आपकी वीडियो देख के ये जुगाड़ पॉली हाउस बनाया और उसकी वजह से मैं गर्मियों में टमाटर उगा पा रहा हूँ ना। मेरे पास जॉब नहीं थी, लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई थी, और फिर अब मैं घर के साथ अपने खेती कर रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार और पूरा गांव वो देख के खेती करने लग रहा है ना, वो अनपैरेलल फीलिंग होती है और मेरे को वही ड्राइव करती है। मेरा डोपामिन रिलीज उसी से होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन का ये जो बूम हुआ है भारत देश में पिछले कुछ सालों में, इसका एक बहुत बड़ा कारण है भारत में पिछले कुछ सालों का डिजिटल बूम। हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में वाईफाई, हर घर में इंटरनेट। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको क्या लगता है कि भारत के डिजिटल बूम का कितना बड़ा रोल रहा है भारत के कंटेंट क्रिएशन बूम में? मतलब वही है, जितना इंटरनेट पेनिट्रेशन है उसके पैरेलल ही हमारा ई कॉमर्स, हमारा ऑनलाइन पेमेंट, हमारा ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन, वो सब उसी के साथ पैरेलल ही बढ़ रहा है। और अच्छी बात यही है कि उन चीज़ों पे पाबंदी लगाने की बजाय हमारी सरकार ने उसको सराहा कि ये होने वाला है, और अब इससे हम यूथ को सही दिशा और मार्गदर्शन कैसे दें, हम यूथ से जुड़े कैसे रहें। और ये अब ऑनलाइन हो गया, पहले रेडियो था, तो मोदी सर तो उस चीज़ को हमेशा से ही समझते आ रहे हैं। मन की बात ले लीजिए, या इनफैक्ट पहली बार इलेक्शन में ही हुआ था कि 2014 में सोशल मीडिया बिकेम द लार्जेस्ट की प्लेयर कि कौन सी सरकार का चयन हो रहा है। तो ऐसी प्रोग्रेसिव विचारधारा जिस देश में है, वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता, स्पेशली तब जब हमारे देश की जनसंख्या अब वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाली है। हमारा एक और पॉडकास्ट सीरीज है माईगव का ही, जिसका नाम है न्यू इंडिया इनोवेट्स एट माईगव। वहाँ मेरी रोबोटिक्स की एक कंपनी के साथ बातचीत हो रही थी, और वो ड्रोन्स और रोबोट्स में काम करते हैं, और वो कह रहे थे कि हम जो ड्रोन्स के वर्कशॉप्स लेते हैं, आजकल किसानों के बच्चे ड्रोन उड़ा रहे हैं। हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ऐसे चॉक डस्टर के साथ खेलते थे, आजकल किसानों के बच्चे ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो आपने टेक्नोलॉजी के बूम को कितने हद तक एग्रीकल्चर में घुसते हुए देखा है, और आप खुद कितना देख पा रहे हैं कि वो मदद कर रहा है किसानों को? यार, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट ना डाला हो। हाँ, कुछ जगहें हैं जहाँ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है, क्योंकि सोशल मीडिया है, वहाँ पे हर एक चीज़ दिखती है। अब ऑडियंस को ये तय करना पड़ता है कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम करना चाह रही है। राइट फ्रॉम सोइंग सीड्स, जो इन्फॉर्मेशन है, जो अब पूसा के अंदर है, वहाँ पे उन्होंने कोई बीज बनाया, अब किसान को पता ही नहीं है कि ये नई वैरायटी आ रखी है। इतना किसी के पास साधन नहीं थे कि वो हर इवेंट में कृषि विज्ञान केंद्र पे जाए। तो अब वो चीज़ें बहुत आसान हो गई है उनके लिए जानना। प्लस कोई भी समस्या आती है, एग्री एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास इतने कॉल आते हैं, जो करेक्ट नॉलेज है वो मिलनी बहुत आसान हो गई है। बस हाँ, आपको नॉलेज ढूंढना आना चाहिए। इसके बाद आपका उग गया, आपको मार्केटिंग करनी है,
इतने सारे पोर्टल आ गए हैं, ई नैम है, आपको लॉजिस्टिक्स पहुंचाना है, वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप आ गए हैं। ये सब अब आप 10 से 15 मिनट की कोई एक अच्छी यूट्यूब वीडियो में जाके सीख के आप खुद से चालू कर सकते हैं। ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है नॉलेज का, वो टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है, और इससे बढ़िया शायद ही कोई पिछले 50 साल में चीज़ हुई हो। चलिए लक्ष्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुद तो अनफॉर्चुनेटली अटेंड नहीं कर पाए थे, आपके भाई आए थे अवार्ड अटेंड करने, लेकिन आई एम श्योर उसके बाद आपने क्लिप्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के, वायरल है, देयर एवरीवेयर, माईगव पे कितने। तो पीएम मोदी ने अपने स्पीच में जब ये कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स के पास इतनी ताकत है कि वो भारत के कल्चर को पूरे दुनिया में और सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर योरसेल्फ जो ऑलरेडी सोशल गुड को लेके काम करते हैं, हाउ डज दैट मेक यू फील? कितनी प्रेरणा आपको मिली और आपको क्या लगता है उससे यंग और बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स को भी कितनी प्रेरणा मिल सकती है? हाँ यार, डेफिनेटली। मतलब एक तो आप काम ऐसा कर रहे हैं कि वो वायरल तो होना ही है। मैंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सारा शेयर करा है। आई हैव बीन वॉचिंग इट वेरी क्लोजली आफ्टर द एपिसोड एयर। इसमें देखिए क्या है ना, एक बस कोई खेती के अंदर भी अगर कोई नई चीज़ आती है तो आप कितना भी किसी बच्चे को या किसी किसान को, क्योंकि किसान भी बच्चे ही हैं, उनको भी समझाना पड़ता है, उनको करके दिखाना पड़ता है, बट आप उसको उदाहरण दिखा के, जैसे कि हमने डेमो फार्म बना रखा है हमारा ऑर्गेनिक एकड़ फार्म जो दिल्ली में है, कृषि विज्ञान केंद्र के इतने डेमो फार्म्स हैं, वहाँ पे वो जब दिखाते हैं कि ये देखिए ये नई वैरायटी है, ये एक नेचुरल फार्मिंग करने का तरीका है जिसमें आपका खर्चा बच सकता है, आपका मुनाफा बढ़ सकता है। जब ये चीज़ें, वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, तो वो दिख जाती है ना, तो फिर वो वायरलिटी की तरह जो बूम करती है ना, वो कोई भी पीआर एजेंसी या कितनी भी मार्केटिंग आप पैसे देके करवा लो, उसको मैच नहीं कर सकती। इंस्ट्रक्शंस को भी कभी कभी या ट्रेनिंग को भी कभी कभी अलग तरीके से जब आप देते हो तो वो और ज़्यादा एंटरटेनिंग बन जाता है, और कंटेंट काफ़ी बार अच्छा बनने के लिए ह्यूमर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ऑफ्टन। और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्राइम मिनिस्टर के क्विक ह्यूमर, उनके क्विक विट के चर्चे हर जगह हो रहे हैं, इट्स वायरल एवरीवेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए, वीडियोस आपने देखे प्राइम मिनिस्टर के क्विक विट, उनके इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर, आपको वो कैसा लगा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में देख के? कि पर्सनैलिटी ही ऐसी है, जब बंदा अंदर से खुश होता है ना तो वो खुशी दिखती है, और आप जब अच्छा काम कर रहे हो, आपका मन साफ है, तो अल्टीमेटली हम सबका एम तो यही है ना कि हम खुश रहें। आप अगर हंसते हुए कुछ सीख दे जाओ ना, तो उससे बढ़िया कोई तरीका, कोई बात समझाने का है ही नहीं। तो ह्यूमर हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। खास करके हमारे तो देहात के अंदर नॉर्मल बोलचाल की भाषा ही ऐसी होती है कि आप हंस के, मतलब शहरों में बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं, फिल्टर के बाद बोलते हैं इसको बुरा ना लग जाए, ये ना लग जाए। गाँव में तो कुछ भी बोल देते हैं, नहा के नहीं आया तो यार तो एक काम कर, गोबर लगा ले अपने मतलब तो इस टाइप की जो है ना, ह्यूमर इज़ आर्ट फॉर्म, इट्स अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट इन माई ओपिनियन। तो बहुत मोटिवेटिंग लगता है, हमें भी लगता है कि यार उनसे सीख के हम भी और ह्यूमर अपने कंटेंट में बढ़ाएं। कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत एक बहुत कॉमन चीज़ होती है जो बहुत कंटेंट क्रिएटर्स को मिलता है कि जब वो शुरू करते हैं तो कभी फैमिली मेम्बर्स से, कभी नेबर्स से, कभी आसपास के जान पहचान वालों से, दोस्तों से अजीब ऊट पटांग तरीके के कभी सवाल आते हैं कि यार कैमरा लेके क्या करते रहते हो, घूमते रहते हो, चलो ठीक है ये तो हॉबी है, पर काम के लिए क्या, मेन चीज़ क्या? एक वो दिन था, एक आज का दिन है जब नेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो ऐसा कुछ बिजार ऊट पटांग सा कुछ था जो आपको सुनने को मिला था कहीं पे या गांव में जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था? नहीं, मेरा थोड़ा उल्टा रहा था। मेरी परवरिश दरअसल शहर में हुई है, और मैंने अपना पूरा 12th तक अच्छे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी। डीएवी स्कूल था हमारा। इसके बाद मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से ज्योग्राफी ऑनर्स करी जो नॉर्थ कैंपस डीयू में है। फिर मैंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स करी, और जब मेरे को थोड़ा समझ में आने लगा ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, एक बहुत अच्छी कोट ऐसी फेसबुक पे देखी थी बुद्धा सर की कि द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू गिव लाइफ अ मीनिंग। तो मेरे को तब थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू आगे क्रिएट होगी, क्या वो आगे लेगेसी बन सकती है।
तब मुझे समझ में आया कि एग्रीकल्चर से बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले 10-15 सालों में कोई नहीं है। अभी एआई का बूम आ गया, ये सब ना थोड़ी ट्रेंड की चीज़ें हैं। पीपल सेंट्रिक जो चीज़ें होती हैं और जो हमारी प्राइमरी रूट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब मैं ये सब समझा और मैंने फिर देखा कि ये चल क्या रहा है। मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे पिताजी ने सरकारी नौकरी करी, मेरी माँ सरकारी नौकरी करी पूरी ज़िंदगी भर, और धीरे धीरे खेती से वो ऐसे हो गया कि 50% खेती कर रहे हैं शौक़ के लिए, बट साथ में वो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। अब अगर मैंने उनसे ये खेती की कला नहीं सीखी तो मेरे बच्चों को आगे सीखने का ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरे पास ऑप्शन है अभी सीखने का, उनके पास वो विजडम है, पर अगर हमारा यूथ नहीं सीखता है तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दैट सेड मेरा पूरा सर्कल, मतलब मैं स्वैग में जीने वाला कूल बंदा जो म्यूजिशियन है, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहा है, मैं पीएचडी करने का विचार बना रहा हूँ, बाहर शायद देश से जाने के मेरे ख्वाब थे, वो मेरा सर्कल ही नहीं था कि वो खेती को समझ पाए। और मेरे को तब आइडिया भी नहीं था कि इनको खेती का कुछ बताना चाहिए। मैंने आज तक ना अपनी कोई वीडियो व्हाट्सएप पे ना अपने फेसबुक पर्सनल पेज पे कभी शेयर नहीं करी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो अप्रिशिएट करेंगे, और मेरे को थोड़ा डर लगता था कि यार खाम हंसेंगे कि ये क्या बंदा था और क्या खेती में घुस गया। पीएम मोदी सर ने भी मेरे लिए तभी यही बोला था, उन्होंने जो वीडियो देखी थी मेरी कि लक्ष्य को सोचते होंगे कि वो क्या गोबर में लगा रहता है गाय के साथ। तो मेरे को भी वो था, थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, बट इसी वजह से जब लोगों को पता चला तब ऑलरेडी मेरे लाख से ऊपर फॉलोअर्स हो चुके थे। मेरे गांव वालों को तब पता चला कि बहुत से दुनिया के लोग बार बार आके इस बंदे का घर का एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं, ये फार्म पे क्या चल रहा है। अच्छा। तो तब मैंने बताया थोड़ा बहुत यूट्यूब कर लेते हैं और लोग पसंद कर लेते हैं। तो सच तो नहीं है, फ़नी इंस्टेंसेस में कहीं पे भी चले जाऊँ मैं, शहर में ज़्यादा लोग नहीं जानते, बट गांव में जब निकलता हूँ, अभी मैं हिमाचल का पूरा ट्रिप करके आया, पहले एमपी में बैम्बू मिशन के लिए मिनिस्टर ने बुला रखा था, तो वहाँ पे डायरेक्टर साहब से इंटरव्यू करके निकल रहे थे। तो एक तो होता है ना कि अमीर लोग आपको जानते हैं, उसमें अलग फील आती है, बट जब आपको गली का चौकीदार जानता है, आपको किसान का बेटा जानता है, आउट ऑफ ए रैंडमली आप कहीं खड़े हो और आपको बोलता है आप ऑर्गेनिक एकड़ से, आप लक्ष्य डबास हो ना, वो फील आती है ना। तो ऐसा कोई खास फ़नी इंसिडेंट नहीं रहा है, मैं काफ़ी लो प्रोफाइल लाइफ ही जीना पसंद करता हूँ। मैं गांव में सड़क पे चलता मिल जाऊंगा लोगों को, तो अच्छे पीसफुल इंटरेक्शन रहे हैं मेरे हमेशा। बहुत ही बढ़िया। आप कह रहे थे कि 2021 में आपने क्रिएशन की शुरुआत की, और तब आप ज़रा सोचते थे दोस्तों से भेजने से पहले कि यार क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। ये 3 साल पहले की बात है, 3 साल बाद की बात है, आपने खुद नेशनल अवार्ड जीता, आपके भाई ने कलेक्ट किया पीएम मोदी से। रिएक्शंस किस तरह के आए दोस्तों से? हाँ, मतलब मैं तो भूल भी गया कौन थे दोस्त। स्कूल के फर्स्ट क्लास के जो बिल्कुल भूल चुके थे, वो भी कहीं ना कहीं से दूर के, अब तो मेरे रिश्तेदार भी रिश्तेदारियाँ निकाल के आ रहे हैं। इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। इससे बढ़िया शायद ही मेरे लिए लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि पिछले 10 साल की मेरी खेती की मेहनत और 3 साल की मेरी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन की मेहनत को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और मतलब करोड़ों में एक मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ। कुछ सालों पहले की भी बात अगर की जाए तो खेती और डिजिटलाइजेशन को साथ में नहीं देखा जाता था। आपने उन दोनों को जोड़ा। डिजिटलाइजेशन आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं और आप एग्रीकल्चर पे करते हैं, खेती पे करते हैं। तो आपको जो डीएम्स मिलते हैं, जिस तरह के कमेंट्स मिलते हैं, आपको वो पढ़ के कैसा लगता है कि ये सही जगह जा रहा है, ये किसान का बच्चा जो अब तक खेती नहीं करना चाहता था अब कर रहा है मेरे वीडियोस देखने के बाद, तो कैसी फीलिंग आती है आपको? ओनली बट प्राउड एंड ग्रेटिट्यूड। मेरे को नहीं पता था कि लोग मेरा काम इतना पसंद करेंगे। मैं शर्माता था बहुत ज़्यादा, मैं कैमरा शाय हूँ अभी भी मैं। हाँ, और अभी एक जो नई ट्रेंड मेरे को खास करके जो अच्छी चीज़ मिल रही है ना, कि अब मेरे साथ आईआईटी के लोग, जो टेकी लोग हैं, वो भी जुड़ना चाह रहे हैं। मैं ना पिछले 3 साल से किसानों के लिए एक ऐप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं रिएक्ट नेटिव, फिग्मा, जो ये कोडिंग की लैंग्वेज है, पाइथन वगैरह बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट खेती के साथ, कंटेंट क्रिएशन के साथ वो सीखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अलग अलग फील्ड के लोग, जब आईआईटीएन, एमआईटी से लोग
आप मेरे को अप्रोच कर रहे हैं कि यार आप खेती के अंदर अगर एग्री टेक में जाना चाह रहे हो तो हम आपका ऐप बनाने में मदद कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी समझते हैं ना, तो बहुत प्राउड फील होता है। और मैं इसीलिए ही अपनी हर वीडियो में अपना नंबर डाल के देता हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो देख लो, उसमें मेरा आपको पर्सनल नंबर मिल जाएगा। हाँ, और उस पे ही इतने अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स और ये टेक्नोलॉजी के बंदे अब कॉल कर रहे हैं ना, तो उसमें मेरे लिए बहुत वो प्राउड की फील है, क्योंकि इससे ना मेरे को एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिल गया कि अब खेती और उसके अराउंड जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो लेजिटिमेट है। आप आगे देखिएगा, और 2 साल के अंदर जिस हिसाब की फंडिंग बाकी टेक्नोलॉजी और हमारे स्टार्टअप स्पेसेस में मिल रही थी, आपको एग्री टेक के अंदर भी मिलेगी, और वहीं से ही नेक्स्ट एग्री रेवोल्यूशन हमारा अब आएगा। तो इसीलिए आप में से भी कोई अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में से है, अगर खेती के अंदर कुछ अच्छा करना चाहता है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरे को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत लगेगी बस। So much development in the last 10 years. How does that make you feel as a young Indian? तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले भी मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, तब भी मेरे पास उतनी लग्जरी नहीं होती जितनी आज हर एक कॉमन आदमी के पास है। 50 साल पहले, 100 साल पहले भी जो राजा होगा, नवाब होगा दिल्ली का, कहीं का भी, उसको भी अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है ना, तो उसको जितना टाइम लगता था, आज उतने में हम 5-6 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं। ये जो आज की दुनिया है, ये आज का ज़माना है, ये अपॉर्चुनिटी का ज़माना है। और इसके अंदर जो करने वाले लोग हैं वो सही मार्गदर्शन से सही रास्ते पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के करें, तो इससे बढ़िया टाइम नहीं है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ज़िंदा रहने का। बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार नेचर को देखो क्या हो रखा है, हमारे को देखो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब उसमें ना वही है, जैसे ये पानी का ग्लास है, वो आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, वो सोचने का नज़रिया है। मेरा यही सोचने का नज़रिया है कि जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम दिखती है, उसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, और अपनी जगह आपकी पहचान उसके ज़रिए खुद ब खुद बन जाएगी। बाकी सब आप छोड़ दो। तो ये आज का जो टाइम है, आज टुडे द प्रेजेंट, ये जो हम बैठे हैं, मैं हमेशा प्रेजेंट के लिए बहुत थैंकफुल रहता हूँ। तो अगर आपको भी कभी भी कोई ख्याल आए कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मात्र 29 साल का हूँ, आप मेरे से और छोटे हो सकते हैं 20 साल के, आपके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, वही फ़ोन है, वही नेटवर्क है, मैंने भी वहीं से इन्फॉर्मेशन ली है, आप भी वहीं से इन्फॉर्मेशन लेके मुझसे भी ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। लक्ष्य, मैं आपको जाने देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल भी नहीं, अगर आपसे कहे कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ही इच्छा थी कई सालों से, क्योंकि मोदी सर की और मेरी ना बहुत विजन और सोच मिलती है, और कहीं ना कहीं वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा के सोर्स भी रहे हैं। और मेरे को लगता है कि मैं इतना जो घूमा हूँ, इतने किसानों से मिला हूँ, बहुत अच्छे इनपुट्स दे सकता हूँ। और वैसे भी मेरे को उनसे मिलने की बहुत हमेशा से तमन्ना है, और मेरा इस बार रह गया। तो सर, अगर आप सुन रहे हैं ना, तो एक बार प्लीज मुझे बताइए कहाँ आना है, कैसे मिलना है, इस बार मेरा रह गया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सीजन 2, अगर आपसे पूछा जाए ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, रैपिड फायर क्वेश्चन, वन वर्ड टू डिस्क्राइब पीएम मोदी। विजनरी। दैट ही कंप्लीटली इज। सो आर यू। लक्ष्य, आपसे बातचीत करके बहुत ज्यादा मजा आया। आप बताइए, आपको कैसा लगा? एकदम मजे में, बढ़िया। लव कुछ इंटरव्यू है ना, पता ही नहीं चला कब टाइम बीत गया। गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, लिखकर हमें बताइए कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड फॉर मोर कंटेंट जस्ट लाइक दिस, स्ट्रेट फ्रॉम द पीपल टू यू, देखते रहिए माई गॉव। दिस इज मी, कोरक रॉय। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं।